दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि बगैर किसी खून खराबे के तालिबान ने काबुल पर अपनी विजय पताका लहरा दी और अपने सारे आलोचकों को गलत साबित कर दिया। तालिबान ने दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स के अनुमान ध्वस्त कर दिए। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कभी वापस नहीं आ सकते। कुछ कह रहे थे आ तो जाएंगे मगर 90 दिन लगेंगे। लेकिन जब तालिबान की आंधी चली तो कहा गया कि 90 दिन बहुत ज्यादा हैं, 30 दिन में ये काम हो जाएगा। मगर दोस्तों, 30 घंटे के अंदर ये सारा खेल शांतिपूर्ण तरीके पर संपन्न हो गया और लोग देखते के देखते रह गए। ये अनुमान इसलिए गलत साबित हुए कि माना जाता था युद्ध जीतने के लिए फौजी, लड़ाके जहाज, हथियार, धन दौलत, प्रशिक्षण और विश्वव्यापी समर्थन ही सब कुछ है। और वो सब तो अशरफ गनी के साथ था। आप अगर अशरफ गनी की ताकत और तालिबान की ताकत का मुवाजना करें और उनको कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि अफगानिस्तान की सरकार के पास 3.5 लाख फौजी थे और तालिबान के पास सिर्फ 70,000 मुजाहिदीन थे। अब कहाँ 3.5 लाख और कहाँ 70,000। लेकिन मामला सिर्फ तादाद का या नंबर्स का नहीं है, बल्कि ये जो 3.5 लाख फौजी सरकार के पास थे उनको अमेरिका ने ट्रेन किया था और उनकी ट्रेनिंग पर इन 20 सालों में $88 बिलियन खर्च किए गए। यानी ऐसी जबरदस्त ट्रेनिंग के बाद इन 3.5 लाख लोगों को मैदान में उतारा गया। हालांकि तालिबान को ट्रेनिंग करने के लिए दुनिया से कोई नहीं आया। अब आगे बढ़े तो लोग ये कहते हैं कि किसी भी जंग में, किसी भी युद्ध में कामयाबी हासिल करने के लिए लड़ाका जहाज़ों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसीलिए भारत ने राफेल से जहाज़ खरीदे। अब आप ये देखें कि काबुल सरकार के पास 167 विमान हैं और तालिबान के पास एक सिंगल विमान नहीं है। और आगे बढ़ें तो आपको पता चलेगा कि धनराशि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि साहब जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो जीत जाता है, जिसके पास कम पैसा होता है वो हार जाता है। अब इसकी तुलना देखें कि अफगान सरकार के पास $8.5 बिलियन मौजूद है और तालिबान के पास केवल $1.6 बिलियन। अब इसमें भी आप ये देखेंगे कि 6 गुना का जो है वो फर्क है। विश्वव्यापी समर्थन तो सारा का सारा अशरफ गनी के साथ था। आए दिन लोग जो है वो तालिबान को धमकियां देते थे और उनको बदनाम करने की तरह तरह की कोशिशें करते थे। लेकिन दोस्तों, ये सारा कैलकुलेशन फेल हो गया। इसका कारण ये है कि जो लोग ये कैलकुलेशन कर रहे थे उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि दुनिया में ईमान की ताकत भी कोई चीज होती है। पिछले 40 वर्षों में 2 सुपर पावर्स को धूल चटाकर अफगानियों ने यह साबित कर दिया कि युद्ध केवल संसाधन से नहीं, ईश्वर पर विश्वास और उसकी कृपा से जीता जाता है। हाँ तो दोस्तों, अफगानिस्तान के अध्यक्ष अशरफ गनी अपने उपाध्यक्ष समेत फरार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 साल पूर्व 15 अगस्त को उन्हें आजादी की शुभकामना दी थी। इस साल 15 अगस्त ही के दिन उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। मोदी जी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। उनके एक परम मित्र पाकिस्तान में भी थे जिनसे मिलने वो बिन बुलाए पहुंच गए थे। बेचारे नवाज शरीफ भी फिलहाल अपने देश से बाहर जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मोदी जी के जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बहुत पुरानी दोस्ती थी। यानी जिस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय से उनकी दोस्ती थी और वो जापान आते जाते रहते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने उनके लिए ढोल भी बजाया, लेकिन पिछले साल उनका ढोल खुद ही बज गया और स्वास्थ्य का बहाना बनाकर उन्होंने सत्ता छोड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप की अब मोदी की दोस्ती कौन नहीं जानता।
डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव जिताने की खातिर मोदी जी पहले अमेरिका गए और फिर उनको भारत बुलाकर नमस्ते किया, लेकिन ये सारे ड्रामे के बावजूद वो इलेक्शन हार गए और अमेरिकी पार्लियामेंट पर अपने भक्तों की चढ़ाई करवा दी। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी, आखिर उनको व्हाइट हाउस छोड़कर जाना पड़ा। नेतन्याहू के साथ मोदी जी ने बड़े धूमधाम से पिछले साल फ्रेंडशिप डे मनाया था और शोले का वो गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे बजाया था। वो बेचारे भी 15 साल बाद सत्ता से वंचित हो गए। आखिर ये क्या हो रहा है? जो भी हमारे प्रधान सेवक से दोस्ती करता है उसको सरकार क्यों गंवानी पड़ती है? इस प्रश्न पर भी गौर करना चाहिए। आइए चलिए अफगानिस्तान की तरफ। तालिबान के काबुल आने से पहले राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अपने एक संदेश में कहा था कि वह एक ऐतिहासिक मिशन के रूप में यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन पर यानी उनके देश पर थोपा गया युद्ध लोगों को और न मारे और पिछले 20 सालों की उपलब्धियों को नष्ट होने से बचाया जाए। गनी ने कहा था कि मेरा ध्यान अस्थिरता, हिंसा और विस्थापन को रोकने पर है, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। ये और बात है कि वो खुद अपने घर को छोड़कर विस्थापित हो चुके हैं। खैर, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने विदेश को बड़े स्तर पर, विदेश के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़ी बड़ी देश हैं, उनके साथ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है और इसका परिणाम बहुत जल्द जनता के साथ साझा करेंगे। ये बयान उन्होंने दिया शनिवार को और रविवार को उनके विचार विमर्श का परिणाम सारी दुनिया के सामने आ गया और इस तरह से आया कि वो देश छोड़कर चले गए। अब लोग कह रहे हैं कि वो तजाकिस्तान गए हैं, लेकिन वो उनकी आखिरी मंजिल तो बहरहाल अमेरिका है और वो वहीं जाएंगे, इसलिए कि वो उसी के कठपुतली है। उर्दू में एक शेर है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। उनके जाने के बाद अफगान के रक्षा मंत्री जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द जाहिर करते हुए लिखा कि उन्होंने हमारे हाथ पीछे बांधकर देश को बेच दिया। ऐसे अमीर लोगों को और उनकी गैंग पर लानत है। माना जा रहा है कि उनका इशारा अशरफ गनी और उनके नायब अध्यक्ष की तरफ था। इससे पहले अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री अब्दुल सत्तार ने बताया था कि तालिबान काबुल पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो गए हैं। वो शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं। नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए बेफिक्र रहें। उसी वक्त जब उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाया, तालिबान ने भी नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी दी। तालिबान ने काबुल में जंग न करने की घोषणा करने के बाद कहा कि किसी से बदला नहीं लिया जाएगा, सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्वक तरीके से होगा। काबुल में शांतिपूर्ण तरीके पर वो दाखिले के लिए बातचीत कर रहे हैं। हर व्यक्ति की जान, माल, इज्जत की सुरक्षा की जाएगी। मुजाहिदीन काबुल के गेट पर रुके रहेंगे। जनता को घरों में शांतिपूर्वक रहने और बाहर न निकलने का आदेश दिया गया। सबको विश्वास दिलाया गया कि किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। आने वाली इस्लामी व्यवस्था सबकी सेवा करेगी और शांति स्थापित करेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस संदेश में आप ये देखें कि कितनी उदारता है, कितने बड़ा दिल वो तालिबान ने लोगों के सामने पेश किया है। उन लोगों के सामने कि जो दुश्मनों से मिले हुए थे, उन लोगों के लिए कि जिन्होंने तालिबान के हजारों मुजाहिदीन को इन 20 सालों में शहीद किया, उनके लिए कैसी जबरदस्त उदारता का प्रदर्शन तालिबान ने किया। सदियों पुरानी ये कहावत फिर से साबित हो गई। अफगानिस्तान के इस कामयाबी से सदियों पुरानी ये कहावत फिर से सच साबित हो गई कि अफगानिस्तान साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। अंग्रेज और सोवियत यूनियन के बाद अमेरिका इसकी सबसे ताज़ा उदाहरण है।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए, परंतु उसे अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल के बाद तालिबान ने देश छोड़ने पर मजबूर कर ही दिया। तालिबान के आने से अफगान जनता तो खुशियां मना रही है, मगर अन्य कई लोग बहुत नाराज हैं। जो लोग खून खराबे और गृह युद्ध की अपेक्षा कर रहे थे, उन्हें बहुत मायूसी हुई है। कुछ लोग औरतों की आज़ादी को लेकर चिंताग्रस्त हैं, जैसे फ्रांस की सरकार, जो अपने देश में मुसलमानों को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाती है, उनसे जुर्माना वसूल करती है, मगर अफगानिस्तान की औरतों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। ये है इनकी आज़ादी का जो है वो ढोंग। इसके अलावा नशीली पदार्थ का व्यवसाय करने वाले भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि तालिबान ने पिछली मर्तबा अपनी सत्ता के दौरान अफीम की खेती पर रोक लगा दी थी। ऐसा अफगानिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ था कि किसी सरकार ने अफीम की खेती पर रोक लगा दी। अब उन्हें डर है कि तालिबान फिर से आ गए हैं, फिर अफीम की खेती बंद हो जाएगी, फिर नशीली पदार्थें बंद होगी, फिर दुनिया भर को जो है वो नशे में डूब कर, नशे में ढकेल कर उनसे जो है वो पैसा कमाने का अवसर खत्म हो जाएगा। इसलिए वो भी परेशान है। लेकिन जो होना था वो हो चुका। सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के दुश्मन विदेशी शक्तियां हार गई हैं और तालिबान जीत गए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।